नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं ना, वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देने वाली है। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके अंदर से भी एक दुख, दर्द और पीड़ा निकलेगी, क्योंकि आज जो घटना हमारे सामने आई है वह दुख और बदले की आग में भटकती एक लड़की की आत्मा की स्टोरी है। सच बात तो यह है कि हमारे समाज में कहीं भी कोई भी लड़की कितनी महफूज है यह कहा नहीं जा सकता। अगर लड़की को आधी रात तक सड़कों पर खड़ा रहना पड़ रहा है तो वह सही सलामत सुरक्षित घर लौट पाएगी या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सड़कों पर घूमने वाले हैवान इतने निर्दयी और इतने नीच है कि उनकी नजरों में आने के बाद कोई अपने आप को कैसे ही बचा पाए। तो उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वह किया 5 दोस्तों ने, जो हमेशा से बचपन से ही पक्के वाले दोस्त रहे थे और अक्सर जहां भी बाहर घूमने के लिए जाते थे वह साथ साथ ही रहते थे। तो एक बार वो मसूरी से घूमकर आ रहे थे और उन्हें काफ़ी रात हो गई थी। तो रास्ते में उनकी नीयत बहुत गंदी हो जाती है और अपनी इस नीच हरकत के चलते उन्होंने कितना भयानक और गंदा काम किया, इसका अंदाज़ा उनके घर वालों को भी नहीं था। लेकिन उस समय तो उन्होंने जो किया वह कर लिया। केवल अपने कुछ समय की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने किसी के जीवन को छीन लिया। लेकिन जब वही चीज उनके सामने एक भयानक रूप में आई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थीं कि उस समय अगर उन्होंने वह गलती ना की होती तो शायद आज उन्हें इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। और यह घटना मुझे जानने को मिली है देहरादून के रहने वाले अमित से, और ये 5 दोस्तों का ग्रुप उनके मोहल्ले में ही था। और बाद में धीरे धीरे करके सभी मोहल्ले वालों को उनके इस भयानक कांड के बारे में पता चल गया था। तो आप भी दिल थाम कर बैठ जाइए और आपके अंदर जो दुख, दर्द और पीड़ा है उसको भी बिना रोके बाहर आने दीजिएगा, ताकि आप भी किसी के दुख को समझ सके। और जो भी साथी पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वह चैनल पर और भी बहुत सारी हॉरर घटनाओं के बारे में सुन सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी भयानक और आपके दिमाग को घुमा देने वाली स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। अच्छा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। एक भयानक साया धीरे धीरे अनुज की तरफ बढ़ रहा था। अनुज उसे अपनी आंखों से साफ देख भी पा रहा था और उसके चंगुल से बचकर भागना भी चाहता था, लेकिन उसके हाथ पांव पूरी तरह से सुन्न पड़ गए थे। वो चाहकर भी अपने आप को जरा सा भी हिला डुला नहीं पा रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। डर की ऐसी इंतहा कि मौत को सामने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी क्या हो सकती है, इसे सिर्फ महसूस करके ही समझा जा सकता है। अनुज की पथराई हुई सी आंखें उसी बेबसी से अपनी तरफ बढ़ती अपनी मौत को देख रही थी। डर के मारे उसकी हलक से जबान ही नहीं निकल रही थी। उसका शरीर डर के मारे शीवर कर रहा था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसी अकड़न जैसे मानो किसी ने चारों तरफ से उसे जंजीरों में जकड़ दिया हो। उसकी आंखों के सामने वो भयानक साया उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचा और उछलकर उसकी छाती पर चढ़ गया, जिसे देखकर अनुज की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इससे पहले कि उसका शरीर कोई हरकत कर पाता, उस भयानक काले साए ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उस भयानक काले साए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनुज की सांसें उखड़ने लगी थीं और उसका दम घुट रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब बात उसकी जान पर बनाई थी, इसलिए उसके शरीर ने अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की और अपनी पूरी ताकत के उसने बेड से उठने की कोशिश की। उसने अपने शरीर, अपनी आत्मा की सारी ताकत लगा दी थी उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए। उसकी ये कोशिश काम भी आई। उसकी आत्मिक ऊर्जा ने उस पैशाचिक शक्ति को पीछे ढकेल दिया, जिससे उसकी गर्दन पर से उस साए की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और वो उसकी छाती पर से हट गया। उसके हटने के साथ ही अनुज उसी पल एक तेज झटके के साथ अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसका सपना टूट गया और वो पसीने से तरबतर हुआ वास्तव में अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। सपना टूटने के भी कुछ समय बाद तक वो उसी तरह उस सपने के सदमे में था जैसा कि सपना देखते वक्त था।
अपने बिस्तर बिना किसी होश के कुछ देर उसी तरह बैठे रहने के बाद उसके होश ठिकाने आए और उसे इस बात का अनुभव हुआ कि उसने जो कुछ भी देखा वो महज एक सपना था, हकीकत नहीं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब उसने इस बात पर पूरी तरह से तसल्ली करने की कोशिश करते हुए, हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैर चेक किए। अपने पूरे शरीर को टटोल कर ये देखने की कोशिश करने लगा कि उसका शरीर सही सलामत है भी या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि उसका शरीर सही सलामत है तब कहीं जाकर वो पूरी तरह संभला और उसने राहत की सांस ली। आज फिर से वही सपना। हाँ, पता नहीं ये सपना कभी मेरा पीछा छोड़ेगा भी या नहीं, खुद से ही बुदबुदाते हुए वो बोला। और फिर उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर अपनी नजरें डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। टाइम देखते ही उसे ध्यान आया कि उसे 7 बजे अपने बड़े भाई आरव को लेने एयरपोर्ट जाना है। इसलिए वह जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अपने भाई से मिलने का उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसका भाई पूरे 4 साल बाद अमेरिका से लौट रहा था। इतने वक्त के बाद अपने भाई से मिलने की खुशी उससे सही नहीं जा रही थी, इसलिए वो फ्लाइट आने के आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। लेकिन फ्लाइट को तो अपने टाइम पर ही आना था, सो अनुज के जल्दी पहुंचने का तो कोई फायदा हुआ नहीं उसे। अब बस वो अपनी गाड़ी में बैठकर आरव की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अनुज ने देखा उसके दोस्त केतन का फोन था। अनुज ने कॉल रिसीव किया तो आगे से केतन बड़ी ही घबराई हुई, कंपाती हुई सी आवाज में बात करते हुए बोला, हाँ अनुज तू कहां पर है भाई? उसकी ऐसी अजीब सी घबराई हुई आवाज सुनकर अनुज को थोड़ा अजीब तो लगा, पर शायद अब उसे अपने दोस्तों की ऐसी आवाजें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और केतन से पूछते हुए बोला, एयरपोर्ट आया हूं यार, भैया को लेने। क्यों तू इतनी सुबह सुबह फोन करके क्यों पूछ रहा है कि मैं कहां हूं? उसकी बात सुनते ही सामने से केतन का जवाब आया, यार हाँ यार, कुशल का मर्डर हो गया है। केतन के मुंह से ये बात सुनते ही अनुज की आंखें फटी की फटी रह गई और सहसा ही उसके मुंह से निकल पड़ा, व्हाट? ये तू क्या कह रहा है यार? हाँ देख यार, सुबह सुबह ऐसा मजाक ठीक नहीं है। अपने दोस्त केतन को समझाने की कोशिश करते हुए अनुज ने कहा, क्योंकि उसकी बात ने अनुज के तोते उड़ा दिए थे। उसका रोम रोम सिहर उठा था केतन की बात सुनकर। गाड़ी में बैठे बैठे उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और धड़कनें भी तेज हो गई थी। वो तो अब बस केतन के मुंह से यही सुनने की आस कर रहा था कि वो बस ये कह दे कि ये वास्तव में उसका मजाक ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल केतन ने अनुज की बात का जवाब देते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैं सुबह सुबह उठते ही तेरे साथ मजाक करूंगा, वो भी इतना घटिया। अनुज, कुशल मेरा भी दोस्त है, उसके बारे में ऐसा मजाक करना तो दूर, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। कहते हुए उसने एक गहरी लंबी दुखद आह भरी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ लेकिन ये सच है मेरे भाई, और इसे हम बदल नहीं सकते। मैं जा रहा हूं उसके घर, विपुल और पुनीत भी वहीं आ रहे हैं। तू भी पहुंच जल्दी, पुलिस हम सबसे पूछताछ करना चाहती है। उसकी बातों ने अनुज के मन में बची खुची उम्मीद को भी तोड़कर रख दिया। वो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हताश होकर रह गया था। वहीं उसका कोई जवाब न आने पर सामने से केतन बार बार उसे पुकार रहा था, हेलो अनुज, आर यू लिसनिंग मी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अनुज। केतन के बार बार पूछने पर अनुज ने बड़े ही निराशा भरे शब्दों में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। उसकी आवाज सुनते ही केतन की जान में जान आई और वो एक बार फिर अनुज को इंसिस्ट करते हुए बोला, हाँ तो आ रहे हो ना तुम कुशल के घर पर? उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए अनुज बोला, हाँ बस भैया को घर ड्रॉप करके सीधा वहीं आता हूं। लेकिन केतन यार, ये सब कैसे हुआ? अनुज ने बड़ी ही बेचैनी भरे शब्दों में केतन से पूछा। उसका सवाल सुनते ही केतन भी बड़ा ही रुहासा होते हुए बोला,
पता नहीं यार, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। मेरे पास कुशल के फादर का फोन आया था, बट वे तो कुछ बोल ही नहीं पाए। कोई इंस्पेक्टर विक्रम थे जिन्होंने मुझे कुशल की डेथ के बारे में बताया, और तुम सबको भी, कुशल के सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। पुलिस हम सबसे बात करना चाहती है, और कुशल के पेरेंट्स को भी हमारी जरूरत होगी, इसलिए भाई तू जल्दी आ जा। बाकी बातें तो वहां जाकर ही पता चलेगी। ओके, केतन की बात का जवाब देते हुए अनुज ने कहा और कॉल कट कर दिया। जिंदगी एक ही पल में किस कदर बदल जाती है, ये बात आज जाकर अनुज को पता चली थी। अभी कुछ ही देर पहले वो अपने भाई के आने की खुशी में पागल हुए जा रहा था, और अब बस अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसके बचपन का दोस्त अचानक दुनिया छोड़कर चला गया और अपने पीछे छोड़ गया उन सब के लिए एक गहरी, लंबी, अंतहीन खामोशी। दरअसल कुशल, अनुज, विपुल, पुनीत और केतन, ये पांचों बचपन के दोस्त थे। केजी से लेकर कॉलेज तक के सफर का हर लम्हा इन सब ने एक साथ गुजारा था, साथ में बड़े हुए और साथ में जिए थे। एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी इनके लिए किसी बड़े क्रोमा से कम नहीं थी। वहीं आज इनका एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर चला गया था, और वो भी ऐसे कि फिर कभी उसके लौट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो आज तक कभी नहीं बिछड़े, कभी अलग नहीं हुए, आज उनकी जोड़ी खंडित हो गई थी। ये दर्द अनुज से सहे नहीं सहा जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे, और वो अपने हाथों से उन्हें पोंछते हुए अपने इस बेइंतहा दर्द से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच दिल्ली से उसके बड़े भाई आरव की फ्लाइट भी लैंड हो गई थी, और आरव एयरपोर्ट से बाहर आकर अनुज को ढूंढ रहा था। लेकिन अनुज तो अब मानो अपने दिलो दिमाग से सारी सुध बुद्ध ही खो बैठा था। उसके लिए उस फोन कॉल के साथ ही दुनिया थम सी गई थी। आखिरकार आरव ने खुद ही अपनी कार को पहचान लिया, और अपने लगेज को लेकर वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। कार की तरफ बढ़ते हुए आरव के दिमाग में भी थॉट चल रहे थे। उसे ये बात हैरान कर रही थी कि पूरे 4 सालों बाद उसके लौट कर आने पर भी उसके भाई को कोई खुशी नहीं हुई। वो उसे रिसीव करने तो आया, लेकिन गाड़ी से उतरा तक नहीं, जबकि फोन पर बात करते वक्त तो बड़ा एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। उसे अनुज का ये बिहेवियर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। जहां उसे ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, उसका छोटा भाई अनुज उछलकर उसके लग जाएगा, लेकिन वास्तव में सिचुएशन उसके बिल्कुल उलट थी। उछलकर गले लगना तो दूर, अनुज गाड़ी से उतरा तक नहीं था। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? बस यही सब सोचते हुए आरव अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा, और उसने ड्राइवर साइड पर जाकर कांच पर नॉक किया, जिसकी आवाज से अनुज की चेतना लौटी, और उसने कांच से बाहर झांक कर देखा तो सामने आरव को देखकर एकदम से चौंक सा गया, और उसने तुरंत कार का गेट खोला। कार से उतरते ही हैरानी भरी नजरों से आरव की तरफ देखते हुए बोला, भैया आप कब आए मिनट, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी फ्लाइट। उसकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए आरव ने कहा, अरे भाई, तुझे तो पता तब चलता ना जब तू जगा हुआ होता। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है अब तक। जहां कल परसों तक फोन पर बातें करते हुए तो इतनी एक्साइटमेंट दिखा रहा था, मुझे तो लगा था मेरे आने पर तो कुछ धमाल ही कर देगा मेरे भाई, लेकिन तूने तो मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। लगता है तुझे मेरे आने पर उतनी खुशी नहीं हुई है जितनी मैंने सोची थी। उसकी इस बात में अनुज को बेचैन कर दिया, और वो उससे माफी मांगते हुए बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी भैया, आपके आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। सच में मैं तो यहां आधे घंटे से खड़ा हूं आपका इंतजार में। लेकिन फिर कहते हुए और अनुज के चेहरे पर एक गहरे विषाद के भाव प्रकट हो गए। उसके चेहरे पर दर्द के उन भावों को आरव ने तुरंत पढ़ लिया, और वो उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, क्या बात है अनुज, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई बात है तो बता। अनुज आरव को बताना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि आरव इतनी लंबी जर्नी से लौटा है, 22 घंटे की फ्लाइट और उसके बाद 2 घंटे की फ्लाइट, और इसलिए उसने उस वक्त उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा।
और बात को टालते हुए वो बोला, नहीं भैया, सब ठीक है, आप बैठिए गाड़ी में। कहते हुए उसने आरव का लगेज उठाया और कार की डिक्की में रखा। आरव को भी लगा शायद सब कुछ ठीक है और अनुज सिर्फ नींद की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए उसने भी ज्यादा जोर देकर अनुज से उसे बारे में कुछ नहीं पूछा। लेकिन कार में भी अनुज बिल्कुल खामोश था। ये बात आरव को अखिर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अनुज का मुंह बिना खुले रह ही नहीं सकता, वो भी तब जब आज पूरे 4 साल बाद वो उससे मिला है। इसके बावजूद उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और जबान पर गहरी खामोशी छाई हुई है। इसका मतलब कोई बात तो है जो उसे परेशान कर रही है, सिर्फ नींद इसका कारण नहीं हो सकती। इसलिए आरव ने खुद ही बातें शुरू करते हुए अनुज से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अनुज ने बात को टाल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचे। अनुज ने गाड़ी उतरकर डिक्की से आरव का सामान उतारा और उसे घर के बरामदे में रखते हुए बोला, भैया आप चलिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो निपटा कर आता हूं। उसकी इस बात में आरव को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था, क्योंकि अभी मुश्किल से सुबह के 7:30 बजे थे और इतनी सुबह अनुज को ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता था कि वो पूरे 4 साल बाद अपने भाई के घर आने के बाद भी पहले उस काम को करने जाना चाहता था। आरव ने इस बारे में उससे पूछा भी, लेकिन वो फिर बात को टालते हुए जल्दबाजी में वहां से निकल गया। उसकी इन सब अजीबोगरीब हरकतों ने आरव को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था, क्योंकि वो अपने जिस छोटे भाई को जानता था, अनुज में आज वैसा कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा था। हमेशा हंसते मुस्कुराते और फ्रैंक रहने वाले लड़के के चेहरे पर इतनी मायूसी, इतनी खामोशी आरव को बहुत ज्यादा अखर रही थी। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि अनुज के आते ही सबसे पहले उसे अपने सामने बिठाकर इस बारे में बात करेगा, और जब तक यह नहीं जानेगा कि आखिर उसे परेशानी क्या है, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुज बड़ी ही तेजी से गाड़ी चलाते हुए कुशल के घर पहुंचा, जहां उसके तीनों दोस्त विपुल, पुनीत और केतन पहले से ही मौजूद थे। वहीं पास में एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे, और वहीं पास में कुशल के पेरेंट्स बेसुध होकर अपने सिर पर हाथ धरे जमीन पर ही एक कोने में बैठे हुए थे। एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी वहां। ये सब देख अनुज की हालत खराब हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ा। उसे देखकर केतन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इंस्पेक्टर विक्रम की ओर देखते हुए कहा, सर, हमारा दोस्त अनुज। केतन के बताने पर इंस्पेक्टर विक्रम ने अनुज की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और उसकी तरफ घूरते हुए बोले, कहां से आ रहे हैं आप मिस्टर अनुज? बड़े ही शक्की अंदाज में अनुज की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर विक्रम ने उससे पूछा। उनका सवाल सुनते ही अनुज थोड़ा हैरान हुआ और उसी आश्चर्य भरे स्वर में जवाब देते हुए बोला, जी, घर से। उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत रिएक्ट करते हुए बोले, घर से। बड़े ही आश्चर्य भरे शब्दों में उन्होंने कहा और फिर अपने दोनों कांस्टेबल्स की तरफ देखते हुए बोले, अरे भाई शिवराम, शशिकांत भाई, देहरादून की सड़कों पर मुंबई जैसा ट्रैफिक हो गया है क्या? मिस्टर अनुज को अपने घर से यहां पहुंचने 1 घंटा लग गया। शक भरी निगाहों से अनुज को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा और फिर तुरंत अनुज की नजरों से नजरें मिलाते हुए बोले, क्यों मिस्टर अनुज, केतन के कॉल करने के बाद यहां तक पहुंचने में 1 घंटा कैसे लग गया तुम्हें? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे तुम अपने घर पर कि अपने दोस्त के मर्डर की खबर सुनकर भी वहीं अटके रहे अब तक? उनके मुंह से ये बात सुनते ही और उनकी नजरों में खुद के लिए शक देखते ही अनुज समझ गया कि वो उनके शक के घेरे में आ गया है। इसलिए उसने तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम के सामने सारी बात क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं अपने बड़े भाई को लेने एयरपोर्ट गया हुआ था सर। जब केतन का कॉल आया मुझे, तब मैं वहीं था। उनकी फ्लाइट आई नहीं थी और वो पूरे 4 साल बाद अमेरिका से घर लौट रहे थे। इतनी लंबी जर्नी से लौटने की वजह से मैं उन्हें रिसीव किए बिना कैसे आ सकता था सर? मैंने केतन को भी बताया था कि मैं भैया को घर ड्रॉप करके ही आ पाऊंगा। आप पूछ लीजिए इससे।
केतन की तरफ इशारा करते हुए अनुज ने इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए अपनी बात कही। इंस्पेक्टर विक्रम ये बात पहले से ही जानते थे। अनुज के आने में देरी होने पर केतन ने पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुज के आते ही तुरंत उससे वही सवाल किया, ताकि अगर उन दोनों की बातों में कोई झोल झपाटा हो तो उन्हें संभलने का मौका भी न मिले और सच सामने आ जाए। इसे पुलिस की क्रॉस एग्जामिन या कहें तो डबल टेस्ट टेक्निक कहते हैं। अनुज से सवाल करने पर उन्हें एट द मोमेंट वही जवाब मिला जो केतन ने उन्हें बताया था, जिससे इंस्पेक्टर विक्रम के सामने ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अनुज झूठ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर में फॉरेंसिक डॉक्टर के एग्जामिन के बाद 2 वार्ड बॉय कुशल की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लाए। कुशल की लाश कफन से ढकी हुई थी और उसके दोस्तों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर उसकी डेड बॉडी को देखें। वहीं दूसरी तरफ कुशल के पेरेंट्स ने जब वार्ड बॉय नैज को उसकी लाश ले जाते हुए देखा, वे दोनों दहाड़े मारकर रो पड़े और भागते हुए उसकी बॉडी के पास पहुंच गए। वे अपने बेटे के शरीर को इस तरह ले जाते हुए नहीं देख सकते थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को संभाला। कुशल के दोस्तों ने भी उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने उस हालत में देखना उनके लिए कितना पीड़ादायक था, इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। कुशल के दोस्तों की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन उनके चेहरों पर कुशल के जाने के गम के साथ साथ एक डर भी था, जिसे इंस्पेक्टर विक्रम ने भांप लिया था। वे समझ गए थे कि कुशल की हत्या के पीछे जो कोई भी वजह है, उसके बारे में उसके ये चारों दोस्त कुछ न कुछ तो जरूर जानते हैं। इस बात का अंदेशा होने के बावजूद भी इंस्पेक्टर विक्रम ने उस वक्त उन लोगों से उस बारे में कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चले गए। केतन, पुनीत, विपुल और अनुज ये चारों कुशल के पेरेंट्स के पास वहीं रुके रहे जब तक कि उनके करीबी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंच गए। इस बीच उन्हें कुशल के घर पर ही सुबह से शाम हो गई। शाम के 4 बजे के आसपास कुशल के मामा मामी और बुआ के आ जाने के बाद वे चारों अपने अपने घर के लिए निकले। इस बीच दिन में तकरीबन 3 से 4 बार आरव ने अनुज को कॉल किया, क्योंकि उसने भी अनुज के चेहरे पर टेंशन के भाव देख लिए थे और वो सुबह से बिना कुछ बताए, बिना खाए पिए घर से गायब था और उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। इसलिए उसे और उसके पेरेंट्स को भी उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने केतन और उसके बाकी दोस्तों को भी फोन किया, पर उनमें से किसी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से आरव और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। कुशल के घर से निकलने के बाद अनुज अपने घर पहुंचा। अनुज को सही सलामत घर लौटा देख उसके पेरेंट्स और आरव ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन साथ ही साथ आरव ने उसे उसके उस रवैये के कारण फटकारते हुए कहा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस अनुज, तुम सुबह से कहां गायब हो? ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम घर पर एक फोन करके किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे कि तुम कहां हो और कब तक लौटोगे? यहां सबका टेंशन कर करके बुरा हाल था। मैं कितनी बेसब्री से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। अनुज, मैं पूरे 4 साल बाद लौटा हूं और तुम्हारे पास मेरे पास बैठकर 2 बातें करने का भी वक्त नहीं है। ऐसे कहां बिजी हो गए थे तुम मेरे भाई? जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या जरूरी काम था तुम्हें जिसे तुम अपने पूरे परिवार को इस तरह से टेंशन में छोड़कर पूरा करने गए थे? उसके तीखे सवालों को सुनकर उससे माफी मांगते हुए वो बोला, आई एम सॉरी भैया, आप इतने टाइम बाद आज लौटे हैं और मैं आपको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था कि मैं चाहकर भी उसे टाल नहीं सकता था। शायद आपको याद होगा, मेरा फ्रेंड कुशल, मैं उसी के घर पर था। अनुज के मुंह से ये बात सुनते ही उसकी मां तुरंत रिएक्ट करते हुए बोली, तो उसमें नई बात क्या है अनुज, वहां तो तू जाता ही रहता है ना, पर इतनी सुबह से लेकर शाम तक तू उसके घर पर क्या कर रहा था? कोई पार्टी थी क्या कुशल के घर? अपनी मां के मुंह से ये बात सुनते ही अनुज की आंखों में आंसू आ गए और अपने अंदर के दुख को शब्दों में बयां करते हुए वो बोला, कुशल अब हमारे बीच में नहीं रहा मां,
कहते हुए वो फफक कर रो पड़ा। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसके पेरेंट्स और भाई आरव तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन सबके लिए कुछ देर तक वक्त मानो वहीं थम सा गया। लेकिन अनुज को रोते देख आरव ने उसे संभालते हुए कहा, ये तू क्या कह रहा है अनुज? कुशल हमारे बीच में नहीं रहा। मतलब क्या हुआ उसे? कैसे हुआ ये सब? आरव का सवाल सुनते ही अनुज ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए रूंधे हुए कंठ से कहा, पता नहीं भैया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो आज सुबह आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया था। आपकी फ्लाइट के लैंडिंग से आधे घंटे पहले ही पहुंच गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आने वाला है। आपके आने की खुशी के साथ साथ अपने दोस्त के हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का गम भी झेलना पड़ेगा मुझे। कहते हुए अनुज एक बार फिर फफक कर रो पड़ा। उसे इस तरह से रोते देख आरव ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे दिलासा देते हुए बोला, लेकिन ये सब हुआ कैसे अनुज? आई मीन कुशल की डेथ हुई कैसे? आरव का सवाल सुनते ही अपने आंसू पोंछते हुए अनुज बोला, मर्डर, किसी ने गला दबाकर जान से मार दिया उसे। अनुज के मुंह से ये बात सुनते ही उसके पेरेंट्स और आरव उन तीनों के होश ही उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो कुछ अनुज ने कहा वो सच भी हो सकता है। आए दिन अखबार में, न्यूज चैनल्स पर ऐसी न्यूज देखने के बावजूद भी लोग अक्सर ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनके आसपास, उनकी जान पहचान में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यही चीज अनुज के पेरेंट्स और भाई आरव के साथ हो रही थी। कुशल की अचानक से हुई मौत की खबर पहले ही उन्हें हतप्रभ करके रख दिया था और अब जब उन्हें पता चला कि कुशल का मर्डर हुआ है, वो भी उसके अपने घर में, इस बात ने उन तीनों को दहशत में डाल दिया था। अनुज की मां ने तो उसे घर से निकलने तक के लिए मना कर दिया था। अनुज के पिताजी और बड़ा भाई आरव भी इस खबर को सुनकर काफी हद तक सदमे में आ गए थे। यही हाल अनुज के बाकी दोस्तों का भी था। वे सब भी कुशल की मौत के बाद गहरे सदमे में आ गए थे। उनके परिवार भी डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि कुशल के मर्डर में या तो उसके दोस्तों का हाथ है या फिर वे लोग उसके मर्डर के पीछे की असली वजह जानते हैं, लेकिन किसी डर की वजह से खामोश हैं। इसलिए पुलिस ने उन चारों दोस्तों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पुलिस का उन पर शक करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि कुशल के घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। उसके घर में फोर्स एंट्री के भी कोई साइन नहीं थे और उसके दोस्तों के हाव भाव भी कुछ ऐसे थे जो पुलिस को उन पर शक करने के लिए मजबूर कर रहे थे। कुशल की मौत के बाद अनुज बिल्कुल खामोश सा हो गया था। उसकी ये उदासी और चेहरे पर छाई मायूसी आरव को बहुत अकर रही थी। साथ ही साथ उसने भी अनुज के चेहरे पर छिपे चिंता के भावों को पहचान लिया था। इसलिए उसने इस बारे में अनुज अकेले में बात की, लेकिन एज यूजुअल अनुज ने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन आरव अच्छी तरह से समझ गया था कि अनुज और उसके दोस्तों के बीच में गुपचुप सा कोई डिस्कशन तो जरूर हो रहा है, पर वह क्या था और किस बारे में था ये आरव को नहीं पता था। उसे देहरादून आए हुए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में वो भी लगातार किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस इंसान से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसके चेहरे पर भी उदासी का आलम पसरा हुआ था। एक तरफ उसका भाई टेंशन में था, उसके दोस्त का मर्डर हो गया था, इस बात की निराशा तो थी ही उसे। दूसरी तरफ वो जिससे कांटेक्ट करना चाहता था उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस बात का टेंशन उसे मन ही मन खाए जा रहा था। अनुज ने भी उसकी परेशानी को भांप लिया था और उसने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आरव ने भी बात को टाल दिया क्योंकि अनुज पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी और टेंशन में था। इसलिए आरव उसे अपनी परेशानी बताकर और टेंशन में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसके पूछने पर आरव ने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक उसी रात जब आरव अपने कमरे में सो रहा था तो उसे खिड़की के पास किसी परछाई के खड़े होने का अनुभव हुआ। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट का हल्का सा उजाला उसके कमरे में आ रहा था।
जिसकी रोशनी में आरव को साफ नजर आ रहा था कि उसकी खिड़की के पास कोई तो खड़ा है। उसके कमरे के ठीक साथ में अनुज का कमरा था, इसलिए उसे लगा शायद ये अनुज ही है। इसलिए वो बिना सोचे समझे सिगरेट सुलगाते हुए अपने कमरे से बाहर आया, ये सोचकर कि अनुज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर निकला और खिड़की के पास पहुंचकर देखा तो वहां आसपास कोई भी नहीं था, अनुज भी नहीं। इस वाक्य ने आरव को हैरान कर दिया था, क्योंकि उसने अपने कमरे की खिड़की के पास किसी इंसान की मौजूदगी को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर भी जब असल में उसे वहां कोई नहीं दिखा तो उसने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अनुज कुशल की मौत के बाद से ही उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो लगातार अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपनी रात गुजारने की कोशिश कर रहा था। हर एक छोटी से छोटी आहट भी उसे परेशान कर रही थी। खैर, जैसे तैसे उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम से घिरे होने के कारण लगभग जागकर ही रात बिताई। लेकिन सुबह होने के साथ ही जहां अनुज गहरी नींद के आगोश में खो गया, वहीं आरव सुबह उठने के साथ ही नहाने फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के साथ ही घर से निकल गया। पेरेंट्स के पूछने पर उसने उन्हें बताया कि इतने टाइम बाद शहर लौटने के बाद वो एक बार अपना पूरा शहर घूमना चाहता है और अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी। पेरेंट्स को भी उसकी बात जेन्युइन लगी, इसलिए उन्होंने भी इस पर ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया और आरव निकल पड़ा अपनी मंजिल की खोज में। दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे अनुज की नींद खुली और वह फ्रेशनअप होकर जब बाहर हॉल में आया, लेकिन आरव वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में अनुज ने आरव के कमरे में जाकर चेक किया। आरव वहां भी उसे नहीं मिला तो उसने जाकर अपनी मां से उसके बारे में पूछा। मां ने भी उसे वही सब बता दिया जो आरव ने उन्हें बताया था। अनुज को भी ये बात ठीक ही लगी, इसलिए उसने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। वो केतन के घर गया था उससे मिलने। उसके दूसरे दोनों दोस्त पुनीत और विपुल भी वहीं आए हुए थे। दूसरी तरफ पुलिस के खबरी उन चारों पर लगातार नजर बनाए हुए थे ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रख सकें और पुलिस को अपडेट करते रहे। इसलिए इन चारों दोस्तों की इस मीटिंग की अपडेट भी तुरंत ही इंस्पेक्टर विक्रम तक पहुंच गई। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम बिना एक्शन के रिएक्शन देकर उन लोगों को चौकन्ना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने खबरियों को बिना कोई एक्शन लिए बस उन पर नजर रखने की हिदायत दी। वहीं वो चारों दोस्त मिलकर अपनी जिंदगी में आई उस भयानक मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर उन सबको उस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। इसी संबंध में बात करते हुए बड़ी ही बेचैनी भरी नजरों उन तीनों की तरफ देखते हुए केतन बोला, अब हम क्या करेंगे? उसने कुशल को मार डाला। अब आगे हम लोगों में से किसी न किसी की बारी है। केतन के मुंह से ये बात सुनते ही जहां अनुज और विपुल की हालत खराब हो गई थी, वहीं पुनीत अपना सीना तान कर अकड़ते हुए लगभग केतन को डांटते हुए बोला, व्हाट रबीश केतन, क्यों डरा रहे हो तुम सबको? देखो, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कुशल के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसकी बात सुनकर केतन का पारा भी चढ़ गया और वो अपनी आवाज में एक भारीपन लाते हुए बोला, और क्या वजह हो सकती है उसके मर्डर की पुनीत? बताऊं? उसके घर से न कुछ चोरी हुआ है और न ही उसके पेरेंट्स की किसी से कोई दुश्मनी थी, और खुद कुशल तो हमारे बचपन का दोस्त था। अरे, उसका तो कोई दूसरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। इनफैक्ट उसका क्या, हम चारों में से किसी का कोई दूसरा फ्रेंड सर्कल नहीं है। न तो हम लोगों की किसी से कोई दोस्ती है और न ही दुश्मनी। तो फिर बताऊं, बिना किसी वजह के कोई किसी के घर में घुसकर उसका मर्डर क्यों करेगा? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? ऊपर से पुलिस ने खुद चेक करके बताया था कि खूनी ने घर में घुसने के लिए कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहां से घर में घुसा और कैसे कुशल के रूम तक पहुंचा, इसका कोई सुराग पुलिस के साथ नहीं लगा है। क्या ये सब भी बस बकवास हैं? प्रश्न भरी निगाहों से पुनीत की तरफ देखते हुए केतन ने कहा। उसकी इन बातों का पुनीत के पास कोई जवाब नहीं था।
इसलिए उसने बात को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो केतन, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, लेकिन फिर भी इससे ये साबित नहीं होता कि जो तुम तीनों सोच रहे हो कुशल के मौत की वजह वो है। अपनी बात कहते हुए पुनीत ने उस पर पूरा जोर दिया। पुनीत की बात सुनकर उससे बहस करने की कोशिश करते हुए केतन ने कहा, लिसन पुनीत। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, अनुज ने ऊंची आवाज में बोलते हुए उन दोनों को बीच में ही रोक दिया। अरे यार, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहां पहले से ही टेंशन क्या कम है जो अब तुम दोनों इस तरह से आपस में बहस करके उसे और बढ़ा रहे हो? अनुज की बात सुनकर केतन और पुनीत दोनों चुप हो गए। तब अनुज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पुनीत की ओर निगाहें दौड़ाकर उसे एड्रेस करते हुए कहा, देखो पुनीत, मुझे पता कि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस चीज से हम सब लोग गुजर रहे हैं शायद तुमने अभी तक उसे भुगता नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने आज तक कभी भगवान पर भी विश्वास नहीं किया है। ऐसे में तुम्हारे लिए ये मानना कितना मुश्किल होगा कि इस दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया मौजूद है, जिसमें रहने वाले अनदेखे अनजाने काले साएं कभी कभी हमारी इस दुनिया में घुसकर हमारी जिंदगियों में दखल देने लगते हैं। कहते हुए अनुज ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी और फिर अपनी आवाज में थोड़ा ठहराव लिखते हुए वो आगे बोला, फिर ये साया न तो अनदेखा है और न ही अनजाना। तुम मानो या ना मानो, पर कुशल की मौत इस बात का जीता जागता सबूत है। अनुज की बातों ने एक बारगी पुनीत को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था और वो पूरी तरह से खामोश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ आरव, जिसे ढूंढने गया था और लगातार जिससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसका भी कोई अता पता नहीं था, जिससे थक हार कर वो घर लौट आया। वहीं दूसरी तरफ अनुज और उसके दोस्तों को भी अपने सामने खड़ी उस भयानक मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए आरव के घर लौटने के थोड़ी ही देर बाद वो भी घर लौट आया। दोनों भाई अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पा रहे थे। उस रात उन लोगों के साथ एक बहुत अजीब सी चीज घटित हुई। जब रात को अनुज, आरव और उनके पेरेंट्स बैठकर डिनर कर रहे थे, तब अचानक आरव को बाहर से कोई आहट सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसे किसी ने आवाज दी हो, जिसकी वजह से आरव थोड़ा चौंक गया और उसने पलटकर खिड़की से बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहां से कोई दिखाई नहीं दिया। वहीं उसे इस तरह से चौंकते देख उसके पिताजी उससे इसका कारण जानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या बात है आरव, बाहर क्या देख रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? उनका सवाल सुनकर आरव सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने इस बात को महज अपना दिमागी वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने पापा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, नथिंग। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंज उठी, आरव। मानो कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। पहली बार तो आरव ने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था, पर जब दोबारा उसने वही आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर से चौंकते हुए बाहर खिड़की की तरफ देखा। दोबारा उसे वही एक्ट करते देख उसके पेरेंट्स और छोटा भाई अनुज तीनों अचरज में पड़ गए और हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं आरव ठीक वैसी ही हैरानी भरी नजरों से खिड़की के बाहर देख रहा था। ऐसे में अनुज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनापन फील करवाते हुए कहा, क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? कोई है क्या बाहर? कहते हुए अनुज ने आरव से पूछा। अनुज के स्पर्श मात्र से आरव एकदम से सिहर उठा, क्योंकि उसका ध्यान अनुज पर नहीं बल्कि बाहर से आ रही उस आवाज पर था जो लगातार आवाज लगाकर उसे बुला रही थी। इसलिए अनुज का सवाल सुनते ही आरव थोड़ा सहज होते हुए बोला, पता नहीं अनुज, पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बाहर से आवाज लगाकर मुझे बुला रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है। अनुज और उसके पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी तो वे सब हैरान हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी।
अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 4 लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठे हों और कोई आवाज आए तो एक को छोड़कर बाकी किसी को सुनाई ना दे। बस यही बात। इसी बात का जिक्र करते हुए आरव की मां उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही हैरानी भरी शब्दों में बोली, ये तुम क्या कह रहे हो आरव? हमें तो कोई आवाज नहीं आई। कहते हुए उन्होंने आरव के पिता की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, क्या आपको कुछ सुनाई दिया? आरव की मां का सवाल सुनते ही आरव के पिताजी ने भी उसकी इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी कोई आवाज नहीं आई। अनुज ने भी यही कहा कि उसे भी कोई आवाज नहीं आई है। उन तीनों की इस बात ने आरव को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था, क्योंकि उसने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उस आवाज को सुना था। जब सबने मना कर दिया तो आरव को लगा हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है, और उसने उसे बात को वहीं ड्रॉप कर दिया। खाना खत्म करके वे लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसी रात तकरीबन 2 बजे के आसपास किसी ने आरव के कमरे के बाहर दस्तक दी। कोई आरव के कमरे के दरवाजे को जोर जोर से नोक कर रहा था और आवाजें भी लगा रहा था। आरव उस वक्त गहरी नींद में था, इसलिए इतनी तेज आवाज में उसकी नींद एकदम से टूट गई और वो घबराकर तुरंत अपने बेड पर उठ बैठा और उसने तुरंत अपने बेड के पास रखे लैंप को जलाकर कमरे की लाइट ऑन की। तब तक वो दरवाजा पीटने की आवाज बिल्कुल हल्की पड़ गई थी। लाइट ऑन होते ही आरव की नजर सबसे पहले सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें टाइम देखते ही आरव की हालत खराब हो गई, क्योंकि घड़ी में उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वहीं उसके दरवाजे पर आ रही वो खटखटाने की आवाज अब बिल्कुल स्लो हो गई थी, जिसे सुनकर आरव के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। इसलिए अब आधी रात को ये डोर नोक होने की आवाज उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने आवाज देते हुए पूछा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। साथ ही साथ 1-2 छोटे छोटे नोक के बाद वो आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई और फिर एक बड़ी भारी भरकम चीज के धड़ाम से गिरने की आवाज आरव के कानों में गूंज उठी, जिसे सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड, अब ये क्या था? उस अजीब सी आवाज को सुनकर हड़बड़ाते हुए आरव ने खुद ही से कहा और फिर खुद ही खुद को समझाते हुए बोला, जो कुछ भी हो पर देखना तो पड़ेगा ही। आखिर आवाज ठीक किस चीज की और मेरे बेडरूम का डोर कौन नॉक कर रहा था? बस यही सोचकर आरव अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने बेड से उठा और धीरे धीरे सहमे सहमे से कदम भरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। फिर भी मन में भगवान का नाम लेते हुए वो जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक बार अपनी आंखें बंद कर मन ही मन भगवान को याद किया और फिर आंखें खोलते ही तुरंत एक झटके के साथ दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के बाहर फर्श पर उसका भाई अनुज बेहोश पड़ा था, जिसे उस हालत में देखकर आरव की तो सिटी पिट्टी ही गुम हो गई। उसका पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह से खुद को संभाला और अपने भाई अनुज को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, अनुज क्या हुआ तुझे? अनुज उठ। अनुज क्या हुआ तुझे? हे भगवान, इसका मतलब अनुज ही मदद के लिए मेरे रूम का दरवाजा खटखटा रहा था और मैं बेवकूफ डर के मारे मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। ये मैंने क्या कर दिया मैंने? अनुज उठना, अनुज उठ जा मेरे भाई, क्या हुआ है तुझे? कहते हुए भरी आंखों और रूंधे हुए गले से अपने भाई को झकझोर कर उठाने की कोशिश करते हुए आरव लगभग रो ही पड़ा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अनुज पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी सिवाय सांस चलने के। ऐसे में आरव बड़ी मुश्किल से उसके भारी भरकम शरीर को अपने कंधे पर का सहारा देकर लगभग घसीटते हुए अपने बेड तक ले आया और उसे उस पर लिटा दिया। अनुज को बेड पर लिटाने के बाद आरव फिर से उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए
उसे झकझोरने लगा। लेकिन फिर भी जब अनुज को होश नहीं आया तो आरव ने टेबल पर पड़े गिलास को उठाकर अनुज के चेहरे पर पानी के छिंटे मारे, जिससे अनुज की खोई चेतना लौट आई और वो बेहोशी से बाहर आया। आंख खुलते ही वह हड़बड़ाकर बेड पर उठ बैठा और इधर उधर झांककर कुछ देखने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा करते देख आरव ने उसे संभालते हुए बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अनुज, अनुज, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो इधर उधर, और इस तरह से अचानक बेहोश कैसे हो गए तुम? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूं। आरव की बात सुनकर अनुज को ये इत्मीनान हो गया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और सेफ हैं। जब उसे इस बात का यकीन हो गया तो उसने तुरंत आरव के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बड़ी ही बेचैनी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए घबराई हुई सी आवाज में बोला, भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया, वो मार डालेगी, मुझे मार डालेगी भैया, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी बातों ने आरव को पूरी तरह से शोक कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनुज किसकी बात कर रहा था और वो इतना घबराया हुआ क्यों था। बस इसी बात को जानने की कोशिश करते हुए अनुज को दिलासा देते हुए वो बोला, कौन अनुज, कौन मार डालेगी तुझे? तू किसकी बात कर रहा है और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आरव का सवाल सुनते ही अनुज ने एक गहरी लंबी सांस ली और पथराई हुई सी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला, वो एक आत्मा है भैया, एक लड़की की आत्मा। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही आरव के तो होश ही उड़ गए और एकाएक उसके मुंह से निकल पड़ा, भाट, ये तू क्या कह रहा है अनुज? आत्मा, ये कैसा मजाक है अनुज? इस सिचुएशन में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो तेरा कोई प्रैंक है? अगर ये मजाक है ना अनुज, तो बहुत ही भद्दा और घिनौना मजाक है, सीरियसली। आरव ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए अनुज से कहा। आरव की बात सुनते ही उसे सफाई देते हुए अनुज बोला, नहीं भैया, ये कोई मजाक नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। क्या आपको वाकई में लगता है कि मैं इस तरह का भद्दा मजाक करूंगा आपके साथ? भैया, इसी वजह से कुशल की जान गई है। उस लड़की की आत्मा हम 5 दोस्तों के पीछे पड़ी है। अनुज की बातें सुनकर आरव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे पूरी बात साफ साफ बताने की बात कहते हुए बोला, पहेलियां मत बुझाओ अनुज, जो भी बात है साफ साफ कहो। कौन लड़की, किसकी आत्मा, और आखिर क्यों पड़ी है वो तुम सबके पीछे? क्या किया था तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी बात है साफ साफ बताओ मुझे। जब आरव ने अनुज से सारी बात क्लियर करने की बात कही, तब अनुज ने एक ठहरी हुई सी सांस छोड़ते हुए एक गहरी लंबी दुखद आह भरी और डबडबाई हुई सी नजरों से आरव की तरफ देखते हुए बेहद घबराई हुई सी आवाज में बोला, पता नहीं भैया कौन थी वो। ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। उस दिन हम 5 दोस्त मौज मस्ती करके मसूरी से देहरादून आ रहे थे। हम सब ने अच्छी खासी ड्रिंक कर रखी थी और पूरी तरह से मौज मस्ती वाले रंग में रंगे हुए थे। वो शाम का वक्त था, शायद 7 साढ़े 7 के आसपास का। उस वक्त चारों तरफ हल्का हल्का सा अंधेरा और हल्की फुल्की धुंध छाई हुई थी। हम लगभग देहरादून में एंटर हो ही गए थे कि तभी एक छोटे से बस स्टॉप पर कुशल की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो एरिया पूरी तरह से सुनसान था और उस बस स्टॉप पर भी कोई नहीं था। सड़क पर भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक पान वाले के, जिसका कॉर्नर भी उस बस स्टॉप से काफी दूर था। ऐसे में कुशल, केतन और पुनीत की नजर खराब हो गई उस लड़की पर और उन्होंने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। सीरियसली भैया, उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि उन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं कभी गाड़ी नहीं रोकता, अपनी तरफ से सफाई देते हुए अनुज ने कहा। लेकिन उसकी बातों से आरव का दिल बैठा जा रहा था, इसलिए
अनुज की सफाई को नजरअंदाज करते हुए बड़े ही गंभीर और भारी शब्दों में वो बोला, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है अनुज, क्या किया तुम लोगों ने? आरव के मुंह से ये बात सुनते ही अनुज पूरी तरह से हिल गया और उसकी इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वो बोला, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया कुशल, केतन और पुनीत ने किया। मैंने और विपुल ने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। अनुज ने एक बार फिर सफाई देते हुए कहा, लेकिन उसकी वो बात सुनते ही आरव गुस्से से आग बबूला हो उठा और अनुज को फटकारते हुए बड़ी ही तेज, कर्कश और गंभीर आवाज में अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है अनुज, क्या किया तुम लोगों ने ये पूछा है? आरव की बात सुनते ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांपती हुई, थरथराई हुई सी आवाज में अपनी नजरें नीचे करते हुए वो बोला, उन लोगों ने उस लड़की को जबरदस्ती उठा लिया भैया। और कहते हुए अनुज सकपकाकर एकदम से रुक गया। आगे कुछ बोल पाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन उसकी कहीं इस आधी अधूरी बात ने आरव के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी थी। उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी उस वक्त। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि आगे क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए उसने तुरंत अनुज का गिरेबान पकड़ लिया और बड़ी ही सख्ती से, बेहद गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। और उसके उस रौद्र रूप को देखकर अनुज बुरी तरह से सहम गया था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आरव उस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। इसलिए वो अनुज को उसके गिरेबान से पकड़कर जोर से झकझोरते गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला, और क्या बोलो डेमिट। आरव के गुस्से और आक्रोश को देखकर अनुज अंदर तक कांप उठा और सहमी हुई सी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, उन तीनों ने वहीं गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया। अनुज के मुंह से ये बात सुनते ही आरव के हाथ पांव सुन्न पड़ गए और उसके हाथों से अनुज का गिरेबान छूट गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया और अपने होश खोते हुए वो धड़ाम से बेड पर बैठ गया। ये तूने क्या किया अनुज, क्यों किया? ये सब करते वक्त तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं? अनुज की तरफ देखे बिना आरव ने उसे धिक्कारते हुए कहा। आरव की बात सुनकर अनुज का सर शर्म से झुक गया। वो आरव से नजरें मिलाने से कतरा रहा था और आरव तो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता था। दोनों भाई एक दूसरे के इतना करीब होते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर हो गए थे, लेकिन अब भी आरव के सामने पूरा सच नहीं आया था। इसलिए अनुज की तरफ देखे बिना ही उससे सवाल करते हुए वो बोला, उस लड़की की मौत कैसे हुई? क्या तुम लोगों ने? और इससे पहले कि आरव आगे कुछ बोलता, उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए अनुज बोला, नहीं, हमने उसे नहीं मारा। हम तो उसे वहीं उसी बस स्टॉप पर छोड़कर भाग गए थे, बट अगले दिन न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस को उसके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने अपने साथ हुई ज्यादती को अपनी मौत की वजह बताया था। वो हम लोगों में से किसी को नहीं जानती थी और न ही उस सिचुएशन में वो हमारी गाड़ी और उसके नंबर्स को ठीक से देख पाई थी। इसलिए उसने अपने सुसाइड नोट में एक एसयूवी कार और 5 लड़कों का जिक्र किया था, साथ ही साथ उस जगह का भी जहां उसके ये हादसा हुआ। जब हम लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी तो हम सबकी हालत टाइट हो गई। हम जानते थे कि उस सुनसान जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं होगा, सो बस हमें डर था तो उस पान वाले का, जिसने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था। हमें डर था कि कहीं वो हमें या हमारी गाड़ी को पहचान न लें। इसलिए इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, पुनीत और कुशल उस तक पहुंच गए और उन्होंने भारी रकम देकर उस पान वाले का मुंह बंद कर दिया। पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था, इसलिए इस केस की फाइल भी 10-15 दिनों में ही क्लोज हो गई और हम सब जेल जाने से बच गए। लेकिन भैया, ये सच है कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरे अपने दोस्तों ने किया,
लेकिन ये भी सच है कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने उन तीनों को रोकने की पूरी कोशिश की, विपुल ने भी की, लेकिन वो तीनों नहीं माने। उसकी बात सुनते ही आरव ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और उसके खुद को बेगुनाह समझने की बात पर तंज करते हुए बोला, नहीं अनुज, नहीं, तुमने वैसी कोशिश नहीं की जैसी कि तुम्हें करनी चाहिए थी। अगर तुम और विपुल अपनी पूरी कोशिश करते, वैसी कोशिश करते जैसी कि तुम्हें करनी चाहिए थी, वैसी कोशिश करते जैसी कि तुम अपनी बहन को बचाने के लिए करते, तो शायद उस लड़की के साथ वो सब नहीं हुआ होता। उसकी इज्जत इस तरह से तार तार नहीं होती, उसे यूं खुद से यूं घिन नहीं आती, उसे इस तरह बेमौत नहीं मरना पड़ता अनुज, इस तरह बेमौत नहीं मरना पड़ता। लेकिन तुमने बजाय उसे बचाने के अपने उन कमीने दोस्तों का साथ दिया और अब तक दे रहे हो, उनके गुनाहों को छिपाकर। इसलिए खुद को बेकसूर कहना बंद कर दो अनुज। तुमने भले ही उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं की हो, लेकिन तुम उसके साथ की गई ज्यादती का हिस्सा जरूर बने हो अनुज। तुमने अपने उन हैवान दोस्तों को ना रोककर और इस काम में उनके साथ देकर वही गुनाह किया है जो उन लोगों ने किया था। अपनी बात पर जोर देते हुए आरव ने कहा। उसकी बातें अनुज के सीने में तीर की तरह चुभी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस लड़की के साथ जो होना था वो हो गया था। अब चाहकर भी उसे बदला नहीं जा सकता था। पहले उसने अपनी इज्जत और बाद में अपनी जिंदगी दोनों को खो दिया था। उसके सारे सपने, उसके सारे अरमान और उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ बस उन तीन लड़कों की गंदी नजर की भेंट चढ़ गया था, वो भी बिना किसी गलती के। आरव के एहसास करवाने पर अनुज को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन अब सिवाय पछताने के और गिल्ट के उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। आरव की बातें सुनकर वो फफक कर रो पड़ा और रोते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं भैया, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं ठीक से कोशिश करता तो आज शायद वो लड़की जिंदा होती। मैं जिंदगी भर अपने इस पाप से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा, कभी नहीं। कहते हुए अनुज एक बार फिर दहाड़ मारकर रो पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई की हालत और उसके पीछे की वजह जानकर आरव का दिल भी बेचैन हो गया था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना छोटा भाई इतनी नीच हरकत कर सकता है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो उन सारी बातों को जो अनुज ने उसे बताई थी रिकॉग्नाइज करके दुखी हो रहा था। उन्हीं सब बातों को रिमाइंड करते हुए अचानक उसे किसी बात का ध्यान आया और उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ डाले और अनुज की तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ अनुज, तुमने कहा कि उस लड़की की आत्मा ने कुशल का मर्डर किया है और अब वो तुम सबको भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि उस लड़की की आत्मा ने ही कुशल को मारा है? आखिर तुम्हारे इस यकीन के पीछे का आधार क्या है? तुम्हें कैसे पता कि कोई आत्मा ही है जो ये सब कर रही है? आखिर कुशल का कोई दुश्मन भी तो हो सकता है ना? आरव के सवाल सुनते ही उसकी बात का जवाब देते हुए अनुज बोला, क्योंकि मैंने खुद उस भयंकर प्रेतात्मा को देखा है। अपनी मौत के 15वें दिन ही उसने उस पान वाले को भी उसी तरह से मारा था जिस तरह से उसने कुशल को मौत के घाट उतारा है। उसका दम घोंटकर। उसकी मौत भी तो दम घुटने की वजह से ही हुई थी ना भैया। इसलिए उसने पहले उस पान वाले को और बाद में कुशल को ठीक उसी तरह से मारा है। और सबसे खास बात तो ये है भैया कि जिस दिन उस पान वाले की मौत हुई उस दिन से लगातार हर रात हम पांचों दोस्त एक ही सपना देख रहे हैं। वो लड़की हर रात अपने डरावने रूप में हमारे सपने में आती है और हमारा दम घोंटकर हमें मारने की कोशिश करती है। और अब तो वो मुझे और केतन को हर जगह दिखाई देती हैं। हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं जो उस रात हमारी गाड़ी से आ रही थी। उसने उस पान वाले को मारा क्योंकि सारा सच जानते हुए भी उसने पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए उसकी आत्मा ने पहले उस पान वाले की जबान काटी और बाद में अपने हाथों से गला घोंटकर उसे उसी के केबिन में टांग दिया। पुलिस को उसकी लाश उसी के पान के कॉर्नर में टंगी मिली थी, वो भी बिना किसी रस्सी या सहारे के। कहते हुए अनुज ने एक गहरी लंबी आह भरी और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो बोला, अब आप ही बताइए भैया,
क्या इस तरह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मारकर खूंटी पर टांग सकता है क्या? अनुज की बातों ने आरव को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहा था उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। लेकिन घर लौट कर आने के बाद से ही आरव के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसके बाद उसे इन चीज़ों पर यकीन होने लगा था। लेकिन अब भी उसका मन पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि कुशल की मौत के पीछे कोई आत्मा हो सकती है। उसे लग रहा था कि ये उन 5 दोस्तों का गिल्ट जो उन्हें डरा भी रहा है और सता भी रहा है। साथियों, अभी तक यह 5 दोस्त मान रहे हैं कि उन्होंने जिस लड़की के साथ यह सब कुछ किया, उसी की आत्मा उनसे बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रही है। लेकिन इसके पीछे और भी तो ताकतें हो सकती हैं जो शायद इन्हें अंदाजा भी ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह आ रही है कि अगर यह सब कुछ कांड इन 5 दोस्तों ने किया था, तो फिर अमेरिका से आने वाला आरव किस वजह से इतना परेशान हो रहा है, और आधी रात को उसे खिड़की के पास किसका साया दिखाई दिया था, और फिर जब वह खाने की टेबल पर बैठा था तो बार बार उसे कौन पुकार रहा था, और अमेरिका से इंडिया आने के बाद वह किस इंसान से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उस इंसान से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं इसके पीछे जो मैं सोच रहा हूं वही तो नहीं है। देखिए, मेरा जो दिमाग अंदाजा लगा रहा है वह मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ही अंदाजा लगाइए कि आखिर इनके बीच आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। वह कांड उन 5 दोस्तों ने किया था जिसमें अनुज भी शामिल था, लेकिन फिर आरव यहां पर परेशान क्यों हो रहा है? उसे बार बार कौन दिखाई दे रहा है? अभी तक उस लड़की की आत्मा ने केवल इन 5 दोस्तों में से एक ही दोस्त को खत्म किया है, तो इन बाकी दोस्तों से वह आत्मा किस प्रकार बदला लेगी, या फिर वह बदला नहीं ले पाएगी? क्योंकि अगर उनको पहले से ही अंदाजा हो गया और शायद उन्होंने उसे किसी तांत्रिक की मदद लेकर उस आत्मा को कहीं बंधवा दिया, तो क्या वो लड़की अपना बदला ले पाएगी? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी अंदाजा लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत ही जल्दी आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट जानने को मिलेगा। चलिए अब अपने कुछ साथियों का नाम लेते हैं। फिरोज खान नेपाल, पवन कुमार दिल्ली, कुरैशी गुलौथी, सुनील गिरी सऊदी अरब, गौरी खान फिजा इस्लामाबाद, अमित दिल्ली, अब्दुल समद, काजल देवी, अशोक आर्य दुबई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट पर।